नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप राव एक बार फिर से स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम इस क्लास में राजस्थान के इतिहास की क्लास में हम चौहान वंश के बारे में पढ़ रहे थे और इससे पीछे वाली जो क्लास रही थी उसमें मैंने आपको चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में बात की थी और चौहानों के वंश वृक्ष के संबंध में बात की थी। और उसी क्लास में मैंने आपको बताया था कि चौहानों की जो उत्पत्ति हुई उसमें कौन से इतिहासकार ने क्या मत दिया है और शुरुआत जो हुई थी चौहानों की राजस्थान में वो हुई थी सांबर से। यानी आज इस क्लास का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा सांबर का चौहान वंश। कौन सा चौहान वंश है? सांबर का चौहान वंश आज इस क्लास में पढ़ेंगे। पिछली क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है सांबर का चौहान वंश। सांबर का चौहान वंश। और इस सांबर के चौहान वंश के बारे में बात करें तो शुरुआत से बात करेंगे कि चौहानों की स्थापना, शायद मैंने थोड़ा ऊपर लिख दिया, दिख नहीं रहा होगा, नीचा लिख लेंगे अब। तो चौहान वंश के बारे में बात कर रहे थे और चौहान वंश जो है इसकी स्थापना सांबर से हुई थी। यानी शुरुआत कहाँ से हुई? सांबर से हुई थी। इसी की बात करेंगे आज। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था राजशेखर। ध्यान से देखना, पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज आप लोगों को बता रहा हूं। एक व्यक्ति है जिसका नाम है राजशेखर और राजशेखर के ग्रंथ का नाम है प्रबंध कोश। राजशेखर के ग्रंथ का क्या नाम है? प्रबंध कोश। तो राजशेखर अपने ग्रंथ प्रबंध कोश में लिखता है कि बात 551 ईस्वी की थी। बात कब की थी? 551 ईस्वी की थी। और एक व्यक्ति था जिसका नाम था वासुदेव चौहान। क्या नाम था उस व्यक्ति का? वासुदेव चौहान। और इस वासुदेव चौहान ने सांबर झील के आसपास के क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? सांबर झील के आसपास के क्षेत्र में चौहान वंश की स्थापना कर दी। यानी झील है सांबर है और सांबर झील के आसपास के क्षेत्र में चौहान वंश की स्थापना कर दी। तो ये बात हमें समझ आई कि ये बात हमें बता कौन रहा है? तो ये राजशेखर का ग्रंथ प्रबंध कोश बता रहा है कि 551 ईस्वी के अंदर वासुदेव चौहान नामक व्यक्ति ने सांबर झील के आसपास के क्षेत्र में चौहान वंश की क्या कर दी है? स्थापना कर दी। इस वजह से इस वासुदेव चौहान को क्या क्या कहा जाता है? तो याद रखना, इसे चौहानों का संस्थापक कहते हैं। इसे चौहानों का क्या कहते हैं? संस्थापक कहते हैं। इसे चौहानों का आदि पुरुष कहा जाता है। इसे चौहानों का क्या कहते हैं? आदि पुरुष कहा जाता है। इसे चौहानों का मूल पुरुष कहा जाता है। तो ये वासुदेव चौहान के संदर्भ में है। किसे कौन कौन से नामों से जाना जाता है? तो से चौहानों का संस्थापक, चौहानों का आदि पुरुष और चौहानों का मूल पुरुष किसे कहते हैं? वासुदेव चौहान को कहते हैं। इसी ने सांबर झील के आसपास के क्षेत्र में चौहान वंश की स्थापना की थी 551 ईस्वी में। ऐसा राजस्थान में पहली बार हुआ था। तो राजस्थान में पहली बार चौहान कहां पर आए? तो वो सांबर झील के आसपास। इसी वजह से इन्हें सांबर का चौहान वंश या सपादलक्ष का चौहान वंश भी कहा जाता है। इतनी बातें बताई मैंने, कहा कि चौहानों की स्थापना कहां की और इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है। इसके बाद बात करें तो एक ग्रंथ है, एक शिलालेख है जिसका नाम है बिजोलिया शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? बिजोलिया शिलालेख। और बिजोलिया शिलालेख भी हमें चौहानों के बारे में जानकारी देता है। ये बिजोलिया शिलालेख भी हमें किसके बारे में जानकारी दे रहा है? तो चौहानों के बारे में जानकारी दे रहा है। और इसी बिजोलिया शिलालेख ने क्या कहा कि जो सांबर झील है, इस सांबर झील का निर्माण भी किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने करवाया था। ये ऐतिहासिक बात हुई, इसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा एक बार। मैंने कहा राजशेखर का ग्रंथ प्रबंध कोश और प्रबंध कोश में लिखा हुआ है कि 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने क्या कर दिया? सांबर झील के आसपास के क्षेत्र में चौहान वंश की स्थापना कर दी। किसकी स्थापना कर दी? चौहान वंश की स्थापना। और बिजोलिया शिलालेख कहता है कि वो सांबर झील थी ना, वो भी किसने बनवाई थी? वासुदेव चौहान ने। नहीं भाई, ये झील वास्तव में एक कृत्रिम झील नहीं है।
ये झील कैसी झील नहीं है, कृत्रिम झील नहीं है। सांबर झील किसका उदाहरण मानी जाती है, तो बालसन झील का उदाहरण माना जाता है। किसका उदाहरण माना जाता है, बालसन झील का उदाहरण माना जाता है। याद रखना, वासुदेव चौहान के द्वारा नहीं बनवाई गई थी, लेकिन कभी ऐसा पूछा जाए कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया, तब क्या बताओगे, वासुदेव चौहान बताओगे। अब वासुदेव चौहान ने क्या किया है, अपने साम्राज्य की स्थापना की है। वासुदेव चौहान ने क्या किया है, अपने साम्राज्य की स्थापना की है। तो साम्राज्य की स्थापना करने की वजह से इसकी कोई ना कोई क्या होगी, राजधानी होगी। और वासुदेव चौहान ने अपनी जो प्रारंभिक राजधानी बनाई, अपनी जो प्रारंभिक राजधानी बनाई, वो किसको बना लिया भाई, अही छतरपुर नागौर को, यानी अही छतरपुर नागौर को राजधानी बना लिया जाता है। तो चौहानों की जो प्रारंभिक राजधानी रही थी ना, और चौहान प्रारंभिक कौन से थे, सांबर के चौहान थे, और इनकी जो राजधानी रही ना वो कौन सी थी, अही छतरपुर नागौर इनकी थी प्रारंभिक राजधानी। लेकिन एक शिलालेख है जिसका नाम है हर्षनाथ का शिलालेख, यानी कौन सा अभिलेख है, हर्षनाथ अभिलेख है। कुछ जगह अभिलेख लिखा मिल जाता है, कुछ जगह शिलालेख लिखा मिल जाता है। चक्कर क्या है सर, याद रखना शिलालेख जो है ना उसे अभिलेख कह सकते हैं, क्योंकि शिलालेख अभिलेख का एक प्रकार होता है, लेकिन सभी अभिलेखों को शिलालेख नहीं बोल सकते, क्योंकि शिलालेख तो अभिलेख का एक क्या होता है, प्रकार होता है। तो हर्षनाथ का जो, हर्षनाथ के मंदिर में जो अभिलेख है, हर्षनाथ के मंदिर के बारे में चर्चा करूंगा एक बार, लेकिन हर्षनाथ के मंदिर का जो अभिलेख है उसके अनुसार इनकी जो प्रारंभिक राजधानी रही थी ना, वो रही थी अनंत प्रदेश। कौन सा रहा था, अनंत प्रदेश। तो इतनी ही बातें याद रखना कि चौहानों की प्रारंभिक राजधानी क्या है, अही छतरपुर नागौर है। और प्रारंभिक राजधानी के बाद हर्षनाथ अभिलेख के अनुसार इनकी प्रारंभिक राजधानी क्या रही, तो वो अनंत प्रदेश रही थी। और क्या बातें याद रखें वासुदेव के बारे में, सांबर के चौहान, और सांबर के चौहानों में पहले शासक के बारे में बात कर रहे हैं, वासुदेव चौहान के बारे में। और क्या है, तो याद रखना चौहान जो थे ना, यहां तक दिख तो रहा है ना नीचे, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। यहां चौहान जो थे ना, ये प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। किसके सामंत थे, तो ये गुर्जर प्रतिहार जो वंश हुआ, उस गुर्जर प्रतिहारों के सामंत के रूप में कार्य कर रहे थे। कौन, चौहान। तो चौहान प्रारंभ में किसके सामंत थे, तो गुर्जर प्रतिहारों के सामंत रहे थे प्रारंभ में चौहान। ये बात अच्छे से याद रखना। गुर्जर प्रतिहारों का जिक्र आया है तो एक दो बात तो बताऊंगा ही, और बात यह है कि गुर्जर प्रतिहारों का संस्थापक आदि पुरुष मूल पुरुष किसे कहते हैं, तो वो हरिश्चंद्र को कहा जाता है। किसे कहते हैं, हरिश्चंद्र को कहा जाता है। जो गुर्जर प्रतिहारों की जो सबसे प्राचीन शाखा रही थी ना, वो मंडोर जोधपुर रही थी, यानी सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार जहां शासन करना प्रारंभ करते हैं वो मंडोर जोधपुर था। और गुर्जर प्रतिहारों की जो सबसे प्रसिद्ध शाखा रही ना, वो कन्नौज की रही थी। गुर्जर प्रतिहारों की सबसे प्रसिद्ध शाखा कन्नौज, भीनमाल और कन्नौज की रही थी, जबकि सबसे प्राचीन जो रही ना वो मंडोर जोधपुर की थी। गुर्जर प्रतिहारों का संस्थापक हरिश्चंद्र था, और उन्हीं गुर्जर प्रतिहारों के सामंत के रूप में कार्य किया था प्रारंभ में किसने, चौहानों ने। और इस वासुदेव चौहान के बाद जो अगला राजा बनाना वो था सामंत राज। शासक कौन बना, यानी सांबर के चौहानों में सभी शासकों के बारे में ऐतिहासिक जानकारियां नहीं मिलती हैं, लेकिन जितनी सांबर के चौहानों के बारे में मिलती हैं वो सारी बताऊंगा। मैंने कहा वासुदेव चौहान के बारे का जो उत्तराधिकारी रहा, या वासुदेव चौहान के बाद जो शासक बना उसका नाम क्या है, सामंत राज है। इतनी बातें मैंने इस वासुदेव के बारे में एक बार फिर से रिपीट करते हैं जल्दी जल्दी। राजशेखर का मेरे साथ साथ ही रिपीट करना। राजशेखर का ग्रंथ है प्रबंध कोश। प्रबंध कोश में लिखा हुआ है 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने सांबर झील के आसपास के क्षेत्र में कौन से वंश की स्थापना कर दी, चौहान वंश की स्थापना कर दी। इसी वजह से वासुदेव चौहान को चौहानों का संस्थापक, आदि पुरुष और मूल पुरुष कहा जाता है। बिजोलिया शिलालेख तो यह भी लिखता है कि सांबर झील का निर्माण भी किसने करवाया था, वासुदेव चौहान ने। इसका मतलब चौहानों की स्थापना के बारे में जानकारी देता है कौन सा शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख। फिर याद रखना इनकी जो प्रारंभिक राजधानी रही वो अही छतरपुर नागौर रही थी, लेकिन हर्षनाथ के मंदिर में जो अभिलेख हमें मिला ना, वो अभिलेख कहता है कि इनकी प्रारंभिक राजधानी क्या रही थी, अनंत प्रदेश रही थी। और ये जो चौहान थे ना, ये प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। और इस
वासुदेव चौहान का जो अगला उत्तराधिकारी बना उसका नाम क्या है? सामंतराज। मैंने इतनी बातें बताई, इससे आगे की चर्चा करेंगे एक बार। और इस वासुदेव या सामंतराज के बाद सांबर के चौहानों में क्या होता है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद बात करें कि वासुदेव चौहान ने, ठीक है, चौहान वंश की क्या कर दी? स्थापना कर दी, और वासुदेव चौहान का उत्तराधिकारी था वो सामंतराज था। इसके बाद कौन से शासक विशेष रहे? तो एक शासक का नाम याद रखना जिसका नाम है दुर्लभराज प्रथम। उस शासक का क्या नाम है? दुर्लभराज प्रथम। दुर्लभराज प्रथम के बाद एक शासक याद रखना जिसका नाम है गुवक प्रथम। दो शासक एक साथ बता रहा हूं। सांबर के चौहानों में हमने वासुदेव कैसे कैसे स्थापना हुई सारी बातें बताई। उसके बाद मैंने बात की कि उसका उत्तराधिकारी सामंत था। फिर सांबर के चौहानों में एक प्रमुख शासक, क्योंकि मैंने कहा सांबर के सभी चौहान शासकों की ऐतिहासिक जानकारियां नहीं मिलती है, सांबर के चौहानों के जितनी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सारे आप लोगों को बता रहा हूं। दुर्लभ राज के बारे में बात करें, मैंने कहा ये प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहारों के क्या रहे? सामंत रहे थे। तो बात यह है कि दुर्लभ राज प्रथम था, ये किस गुर्जर प्रतिहार शासक का सामंत रहा? तो ये सामंत रहा था किसका? वत्सराज का। क्वेश्चन ये है कि जो दुर्लभ राज प्रथम है सांबर के चौहानों का शासक, वो किस गुर्जर प्रतिहार शासक का सामंत था? तो गुर्जर प्रतिहार शासक था वत्सराज, और इसी का सामंत था कौन है? दुर्लभ राज। इसके बाद याद रखना ये वत्सराज है ना, इसके बारे में एक विशेष बात, ये दुर्लभ राज प्रथम सामंत है वत्सराज का, बात अब वत्सराज की बता रहा हूं। वैसे गुर्जर प्रतिहार पढ़ाऊंगा अलग से, उसमें अलग से भी बता दूंगा, 2 बार सुन लोगे ज्यादा याद रहेगी बात। बात यह है कि वत्सराज के बारे में क्या याद रखें? तो वत्सराज जो है इसी के काल में त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई थी। कौन से संघर्ष की शुरुआत है? त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत। सर ये त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है? तो त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में बताऊं तो याद रखना, त्रिपक्षीय यानी कितने पक्षों के बीच हुआ? 3 पक्षों को। किसको लेकर हुआ? तो हुआ था कन्नौज को लेकर। किसको लेकर हुआ? कन्नौज को लेकर। कल मैंने बताया था आपको, पीछे वाली क्लास में ही मैंने बताया था कि 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी और वहीं से राजपूत काल प्रारंभ माना जाता है। तो जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई ना 647 ईस्वी में, उसके बाद कन्नौज के उस हर्षवर्धन के जो उत्तराधिकारी बने वो एक निर्बल शासक रहे, और कन्नौज के ऊपर आसपास के शासकों की क्या आ गई? नजर आ गई कि हम कहां अधिकार कर लें? कन्नौज पे। वो बड़े 3 वंश थे, एक वंश का नाम था गुर्जर प्रतिहार, एक वंश का नाम था राष्ट्रकूट वंश, और एक वंश का नाम था पाल वंश। यानी गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच क्या हुआ था? इन तीनों वंशों के बीच कन्नौज को लेकर क्या हुआ? संघर्ष हुआ। तीनों ही वंश चाहते थे कि हम कन्नौज पे अधिकार कर लें, क्योंकि वहां पे निर्बल शासक आ गए थे हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद। तो उस त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत जिस गुर्जर प्रतिहार शासक के काल में हुई, वो शासक कौन है? वत्सराज है। इसके बाद और क्या याद रखें इसके बारे में? तो याद रखना प्रथम मुस्लिम आक्रमण, पहला जो मुस्लिम आक्रमण हुआ ना वो भी किसके काल में हुआ था? तो वो वत्सराज के काल में हुआ था। वो भी किसके काल में हुआ था? वत्सराज के काल में हुआ था। इसके बाद ये तो बात हुई किसकी? दुर्लभ राज की। मैंने सांबर के चौहानों में एक शासक बताया दुर्लभ राज। मैंने कहा ये गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज का सामंत था, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि चौहान प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहारों के क्या थे? सामंत थे। उसके बाद मैंने कहा ये वत्सराज है, इसी के काल में कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई थी। वो क्या था संघर्ष? मैंने बताया अभी अभी आपको। और पहला जो मुस्लिम आक्रमण हुआ वो वत्सराज के शासन काल में ही हुआ था। अगला शासक बता रहा हूं कौन है? गुवक प्रथम। गुवक प्रथम जो रहा ना वो सामंत रहा भाई किसका? तो वो सामंत रहा था नागभट्ट द्वितीय का, क्योंकि नागभट्ट द्वितीय है ये भी क्या है भाई? गुर्जर प्रतिहार शासक है। तो गुवक प्रथम चौहान है, नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार है, और चौहान है किसके सामंत? गुर्जर प्रतिहारों के। तो किस चौहान शासक का सामंत था ये? तो नागभट्ट द्वितीय का। और नागभट्ट द्वितीय ने इस गुवक प्रथम को कौन सी उपाधि दी? वीर की उपाधि थी। काम की बात है, गुवक प्रथम नागभट्ट द्वितीय का सामंत है, क्योंकि नागभट्ट द्वितीय उस समय गुर्जर प्रतिहार शासक था, और नागभट्ट द्वितीय ने गुवक प्रथम को कौन सी उपाधि दी? तो वीर की उपाधि दी थी। इसके बाद गुवक प्रथम के बारे में याद रखना, इसी के शासनकाल में हर्षनाथ के मंदिर का, हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण कार्य, हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण कार्य किसके शासनकाल में?
प्रारंभ हुआ था, तो याद रखना गुहक प्रथम। अगर ये भी पूछा जाए ना किसके काल में बना, तो गुहक प्रथम ही बताना है, क्योंकि एक की बात करेंगे तो गुहक प्रथम ही आएगा। याद रखना हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण कार्य गुहक प्रथम के काल में हुआ था। ये हर्षनाथ थे ना, ये चौहानों के इष्ट देवता थे। ये चौहानों के क्या थे? इष्ट देवता। तो ये चौहानों के इष्ट देवता माने जाते हैं। याद रखना एक कुल देवता आता है, एक इष्ट देवता आता। बताऊंगा इन दोनों का क्या लॉजिक है, कौन कुल देवता है, कौन इष्ट देवता है। तो चौहानों का इष्ट देवता याद रखना कौन है? हर्षनाथ है। और हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण कार्य किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? गुहक प्रथम के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। इतनी बातें इस गुहक प्रथम के बारे में कि गुहक प्रथम है ये किसका, तो याद रखना इसी दुर्लभ राज प्रथम का बेटा था गुहक प्रथम। और गुहक प्रथम किसका सामंत है? नागभट्ट द्वितीय का सामंत है। नागभट्ट द्वितीय ने इसको कौन सी उपाधि दी? वीर की उपाधि दी है। गुहक प्रथम के काल में ही हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण कार्य क्या हुआ है? प्रारंभ हुआ है। और इस हर्षनाथ को चौहानों का क्या माना जाता है? इष्ट देवता माना जाता है। ये हर्षनाथ कौन था? तो ये जीण माता का भाई था। किसका भाई था? जीण माता का। बताऊंगा कभी लोक देवियां पढ़ाऊंगा तब जीण माता के बारे में डिटेल से बात करेंगे। आज बात कर रहे हैं चौहानों की। दो चौहान शासक और बता दिए मैंने, वासुदेव का उत्तराधिकारी सामंत राज, उसके बाद एक शासक बताया दुर्लभ राज प्रथम। जितनी बातें बताई सभी काम की हैं। उसके बाद एक शासक बता दिया गुहक प्रथम। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे आगे की चर्चा करते हैं। आराम से पढ़ेंगे धीरे धीरे। चौहान वंश की जितनी बातें हैं सारी बातें बताऊंगा आपको। इसके बाद बात करते हैं कि गुहक प्रथम के बाद शासक कौन आया। तो एक चौहान शासक आया जिसका नाम है चंदन राज। क्या नाम है उसका? चंदन राज। और चंदन राज के बाद एक शासक आता है जिसका नाम है वाकपति राज प्रथम। क्या नाम है उसका? वाकपति राज प्रथम। और वाकपति राज प्रथम के बाद एक शासक आता है जिसका नाम है सिंहराज। इसको सिद्धराज भी कहा जाता है। तीन शासकों के बारे में एक साथ बात करूंगा। मैंने अब तक आपको वासुदेव, दुर्लभ राज प्रथम और गुहक प्रथम के बारे में बताया है। और हम कहाँ के चौहान शासक पढ़ रहे हैं? सांबर के चौहान शासक पढ़ रहे हैं। ध्यान से देखना चंदन राज के बारे में। तो ये चंदन राज जो था ना, ये दुर्लभ राज द्वितीय का बेटा था। किसका बेटा था? दुर्लभ राज द्वितीय का। तो चंदन राज के बारे में याद रखना क्या विशेष है। चंदन राज ने क्या किया? तोमर वंश के शासक। कौन से वंश के शासक है? तोमर वंश के शासक रुद्रपाल को पराजित किया। किसको पराजित किया? रुद्रपाल को पराजित किया और ख्याति प्राप्त की। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चंदन राज ने किस शासक को पराजित करके ख्याति प्राप्त की थी, तो अपन क्या कहेंगे? तोमर वंश के शासक रुद्रपाल को पराजित करके इसने ख्याति प्राप्त की थी। रुद्रपाल को पराजित करके ख्याति प्राप्त की। साथ ही इसने क्या किया है भाई? चंदन राज की जो पत्नी है उसका नाम है भाई, चंदन राज की पत्नी का नाम है रुद्राणी। पत्नी का नाम क्या है? रुद्राणी। और इस रुद्राणी को एक अन्य नाम से जाना जाता है, इसे आतम प्रभा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं इसे? आतम प्रभा के नाम से जानते हैं। तो चंदन राज ने किसको पराजित करके? तो तोमर वंश के शासक रुद्रपाल को पराजित करके ख्याति प्राप्त की है। चंदन राज की पत्नी का नाम क्या है? रुद्राणी है। और रुद्राणी को जिस नाम से जाना जाता है वो को क्या है? आतम प्रभा है। और आतम प्रभा जो थी ना, रुद्राणी जो थी ना, ये योग पद्धति में निपुण थी। कौन सी पद्धति में निपुण थी? तो योग पद्धति के अंदर निपुण है कौन है? आतम प्रभा या रुद्राणी। ये रुद्राणी या आतम प्रभा जो है ना, ये शिव की उपासक थी। किसकी उपासक थी? शिव की उपासक। और शिव की उपासक होने की वजह से ही इसने क्या किया? पुष्कर झील के तट पर। कौन सी झील है? पुष्कर झील के तट पर। ये पुष्कर झील है, ये अजमेर के अंदर। अगर क्वेश्चन पुष्कर झील से एक बात याद आ गई बता दूं, क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है, क्या बताओगे? पुष्कर। फिर क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान की धार्मिक दृष्टि से सबसे पवित्र झील कौन सी है, फिर आंसर क्या बताओगे? पुष्कर। फिर क्वेश्चन पूछ लिया गया राजस्थान की सफाई की दृष्टि से, साफ सफाई की दृष्टि से सबसे पवित्र झील कौन सी है। अब की बार आंसर चेंज हो गया और अब की बार आंसर क्या होगा? राजसमंद झील। कौन सी झील है? राजसमंद झील है। वो साफ सफाई की दृष्टि से सबसे पवित्र है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से सबसे पवित्र झील पुष्कर झील। और इसी पुष्कर झील के तट पर एक शिवलिंग की स्थापना करवाई। किसकी स्थापना करवाई?
शिवलिंग की स्थापना करवाई और इसी शिवलिंग के ऊपर ये रोज 1000 दीपक जलाती थी। कितने दीपक जलाती थी? रोज 1000 दीपक जलाती थी। काम की बात बताई है, याद रखना। ये बातें चंदन राज के बारे में याद रखनी है। क्या याद रखेंगे चंदन राज के बारे में? कि ये इसने तोमर वंश के शासक रुद्रपाल को पराजित करके क्या प्राप्त की है? ख्याति प्राप्त की। इसकी पत्नी का नाम है रुद्राणी। इस रुद्राणी को क्या कहा जाता है? आत्म प्रभा कहा जाता है। और ये आत्म प्रभा कौन सी पद्धति में? तो योग पद्धति में निपुण थी। और ये आत्म प्रभा है ना, ये शिव की उपासक थी और इसने पुष्कर झील के तट पर एक शिवलिंग का निर्माण करवा दिया और उसी शिवलिंग पे ये रोज कितने दीपक जलाती है? 1000 दीपक। हाँ सर, अब की बार बात समझ में आ गई कि चंदन राज की हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है। देखो इससे आगे की बात करते हैं। मैंने कहा अगला शासक कौन है? तो वो है वागपतिराज प्रथम। कौन सा शासक है? वागपतिराज प्रथम। इस वागपतिराज प्रथम को बपराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? बपराज भी कहा जाता है। इसने महाराजा की उपाधि भी धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की? महाराजा की उपाधि भी धारण की थी और इसे बपराज के नाम से भी जाना जाता है। और कौन सी बात याद रखनी है? तो एक बात याद रखना, इसे 188 युद्धों का विजेता कहा जाता है। इसे कितने? 188 युद्धों का विजेता किसे कहा जाता है? तो बताना। सांबर के चौहान शासक वागपति राज प्रथम को 188 युद्धों का क्या कहते हैं? विजेता कहा जाता है। तो वागपति राज प्रथम को बपराज, महाराजा की उपाधि इसने धारण की है, साथ ही 188 युद्धों का क्या कहा जाता है? विजेता कहा जाता है। फिर एक शासक आया जिसका नाम क्या है? कलर चेंज हो गया क्या अभी? एक मिनट। हाँ, ये पता नहीं बीच में क्या दिक्कत हो गई। ठीक है, चलो जो भी है। अगला शासक कौन आया? सिंहराज। सिंहराज की क्या बात याद रखोगे? इसने महाराजा धीराज की उपाधि, कौन सी उपाधि? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इसके बाद याद रखना सिंहराज के बारे में। सिंहराज ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की है। और काम की बात क्या है? तो याद रखना इसके काल में हर्षनाथ के मंदिर का, कौन से मंदिर का? हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण कार्य पूरा किसके काल में हुआ? तो हम कहेंगे सिंहराज के काल में। इतनी बातें इसके बारे में याद रखनी है। मैंने 3 शासक एक साथ बोर्ड पे लिख रखे हैं। सांबर के चौहान, मतलब सीधे क्या किया जाता है? वासुदेव पढ़ा के सीधे अजमेर वाले अजयराज पे चले जाते हैं। लेकिन ये बीच के कुछ ऐसे शासक है जहां से आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चंदन राज के बारे में मैंने बताया, तोमर वंश के शासक रुद्रपाल को पराजित किया। रुद्राणी पत्नी का नाम आत्म प्रभा कहते हैं, योग पत्ति में निपुण है, शिव की उपासक है, शिवलिंग का निर्माण करवाया, उसी पे 1000 दीपक रोज जलाती थी ये। उसके बाद वागपति राज प्रथम, इसे बपराज कहा जाता है, महाराजा की उपाधि इसने धारण की थी। इसे 188 युद्धों का क्या कहा जाता है? विजेता। सिंहराज, इसने महाराजा राज की उपाधि धारण की है। इसने हर्षनाथ के मंदिर जो है उसका निर्माण कार्य पूरा करवाया। यानी निर्माण कार्य शुरू हुआ था गुवक प्रथम के काल में और पूरा हुआ है किसके काल में? सिंहराज के काल में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे आगे चलते हैं। एक मिनट रुकना भी। इसके बाद बात करें कि इससे आगे के जो शासक रहे उनके बारे में क्या क्या बातें हमें याद रखनी है। तो एक शासक जो इसके बाद आया उसके बारे में याद रखना है, विग्रहराज द्वितीय। कौन सा शासक है? विग्रहराज द्वितीय। तो विग्रहराज द्वितीय के बाद एक शासक जिसके बारे में बात करेंगे, दुर्लभराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय के बाद क्या नाम याद रखेंगे? दुर्लभराज द्वितीय। और दुर्लभराज द्वितीय के बाद जिस शासक के बारे में बात करेंगे वो है वागपतिराज द्वितीय। और वागपतिराज द्वितीय के बाद जिस शासक के बारे में बात करेंगे वो है पृथ्वीराज
प्रथम। उस शासक का क्या नाम है? पृथ्वीराज प्रथम। मैंने 4 शासक बोर्ड पे लिख दिए, इन चौहान शासकों की चर्चा करेंगे। एक शासक नाम लिखा मैंने विग्रहराज द्वितीय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शासक है। सांबर के चौहानों में सबसे इंपॉर्टेंट शासक जो अब आया है वासुदेव के बाद, वो विग्रहराज द्वितीय है। ऐसा बताया जाता है कि ये चौहानों का प्रथम स्वतंत्र शासक था। ये क्या था? प्रथम स्वतंत्र शासक सांबर के चौहानों में कौन हुआ था? तो वो विग्रहराज द्वितीय। इसके बाद याद रखना, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो इसकी जानकारी का जो स्रोत है वो है हर्षनाथ अभिलेख। हर्षनाथ के मंदिर का जो अभिलेख है वो इसकी जानकारी का स्रोत है। तो हर्षनाथ अभिलेख इसकी जानकारी का स्रोत, और ये क्या है? पहला स्वतंत्र शासक है। साथ ही याद रखना, विग्रहराज द्वितीय प्रारंभिक चौहान शासकों में, प्रारंभिक चौहान शासकों में, चौहान शासकों में सबसे शक्तिशाली, चौहान शासकों में सबसे शक्तिशाली चौहान शासक हुआ है। यानी प्रारंभिक चौहान शासकों में सबसे शक्तिशाली चौहान शासक कौन हुआ है? तो बताएंगे विग्रहराज द्वितीय। तो विग्रहराज द्वितीय सांबर के चौहानों का पहला स्वतंत्र शासक है। जानकारी हमें हर्षनाथ अभिलेख से मिलती है। ये प्रारंभिक चौहान शासकों में क्या रहा? सबसे शक्तिशाली शासक रहा था। इसके बाद बात करें कि इसके बारे में क्या याद रखना है, तो याद रखना विग्रहराज द्वितीय के बारे में। ये तो मैंने सिर्फ आगे नाम लिखे हैं, कुछ एक बातें करेंगे इस विग्रहराज द्वितीय की। इसने क्या किया? गुजरात में एक वंश था जिसका नाम मैंने बताया था आपको कल भी, वो था चालुक्य वंश। गुजरात में एक वंश है जिसका नाम है चालुक्य वंश, और गुजरात के चालुक्य वंश का शासक था मूलराज प्रथम। क्या नाम है उसका? मूलराज प्रथम। और इसने मूलराज प्रथम को क्या किया? पराजित किया। तो इसे विग्रहराज द्वितीय ने किसको पराजित किया है? तो मूलराज द्वितीय को पराजित किया है। विग्रहराज द्वितीय ने, सॉरी, मूलराज प्रथम को। विग्रहराज द्वितीय ने गुजरात के चालुक्य वंश के शासक मूलराज प्रथम को क्या किया? पराजित किया। और मूलराज प्रथम को पराजित करने की याद में, इसी विजय के उपलक्ष्य में इसने क्या किया? इसी विग्रहराज द्वितीय ने इस मूलराज प्रथम को पराजित करने की याद में भड़ोच गुजरात के अंदर, कहां पर है? भड़ोच में अपनी कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। किसका मंदिर बनवाया? आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। इतनी बातें इसके बारे में याद रखनी है। एक बात और बताऊंगा, यानी मैंने कहा इसने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया, और इस विजय के उपलक्ष्य में इसने क्या किया? भड़ोच गुजरात के अंदर अपनी कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। और कोई विशेष बात है क्या? बिल्कुल एक विशेष बात है, ध्यान से देखना। विग्रहराज द्वितीय इंपॉर्टेंट शासक है। और क्या इंपॉर्टेंट बात है? तो जो चौहान शिलालेख हैं, कौन से, या बोलें जो चौहान अभिलेख हैं, उन चौहान अभिलेखों में, कौन से अभिलेखों में? चौहान अभिलेखों में इसे क्या कहा गया है? मतंगा कहा गया है। क्या कहा गया है? मतंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सांबर के किस चौहान शासक को मतंगा के नाम से जाना जाता है? तो चौहान शासक है विग्रहराज द्वितीय, जिसे चौहान अभिलेखों में क्या कहा गया? मतंगा कहा गया है। ये इसने क्या किया? गुजरात के शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया, और उस विजय के उपलक्ष्य में इसने आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। कहां पे? भड़ोच गुजरात के अंदर। इसके अलावा विग्रहराज द्वितीय की और कौन सी इंपॉर्टेंट बात है? तो याद रखना, ये पहला स्वतंत्र शासक है सांबर के चौहानों में। सर, स्वतंत्र से क्या मतलब हुआ? मैंने कहा था कि प्रारंभिक जो चौहान शासक रहे वो किनके सामंत के रूप में कार्य कर रहे थे? तो गुर्जर प्रतिहारों के सामंत। यानी मुख्य वंश था गुर्जर प्रतिहार, और उसके नौकर के रूप में नीचे कार्य कर रहे थे कौन? चौहान। लेकिन ये पहला शासक हुआ विग्रहराज द्वितीय जो पूरी तरीके से स्वतंत्र था। ये किसी गुर्जर प्रतिहार शासक का क्या नहीं था? सामंत नहीं था। हमें कहां से जानकारी मिलती है इसके बारे में? तो जो हर्षनाथ मंदिर में जो अभिलेख लगा हुआ है, उस अभिलेख से हमें इस विग्रहराज द्वितीय की जानकारी मिलती है। सर, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? तो क्वेश्चन देखना क्या पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया कि प्रारंभिक चौहान शासकों में सबसे शक्तिशाली चौहान शासक कौन हुआ है? तो नाम बता देना। विग्रहराज द्वितीय है, ये प्रारंभिक चौहान शासकों में सबसे शक्तिशाली हुआ है।
आशापुरा माता के बारे में मैंने बताया। जालोर दुर्ग में भी इस आशापुरा माता का मंदिर बना हुआ है। और एक क्वेश्चन और विग्रहराज द्वितीय से आज तक के एग्जामों में पूछा गया है, वो ये पूछा गया कि चौहान अभिलेखों में किस चौहान शासक को मतंगा कहा गया है? तो विग्रहराज द्वितीय को क्या कहा गया है? मतंगा कहा गया है। इतनी बातें इस विग्रहराज द्वितीय से याद रख लेना। अब तक बातें मैंने वासुदेव के बारे में बताई। वासुदेव का उत्तराधिकारी मैंने सामंत राज बताया। सामंत राज के बारे बाद मैंने दुर्लभ राज प्रथम के बारे में बात की। उसके बाद मैंने गुवक प्रथम के बारे में बात की। उसके बाद मैंने चंदन राज के बारे में बात की। और चंदन राज के बाद मैं बता रहा हूं किसके बारे में? विग्रहराज। बीच में मैंने सिंह राज की भी चर्चा की थी। और इस विग्रहराज द्वितीय के बाद एक शासक आया जिसका नाम था दुर्लभ राज द्वितीय। याद रखना, इस दुर्लभ राज द्वितीय ने क्या किया था? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। क्या किया था इसने? महाराजा धीराज की उपाधि इसने धारण की थी। और इसकी जानकारी भी हमें कहां से मिलती है? तो हर्षनाथ के मंदिर में लगे हुए अभिलेख से। अब तक कुछ बातें आई कि चलो बात करेंगे अजमेर के चौहानों की, रणथंभौर के चौहानों की, जालोर के चौहानों की, लेकिन क्वेश्चन कभी ऐसा पूछ लिया जाए कि सांबर के चौहानों की जानकारी हमें कहां कहां से मिलती है? मैंने 3 बातें बताई। मैंने कहा राजशेखर का ग्रंथ प्रबंध कोश जानकारी देता है। शिलालेखों में बात करें तो बिजोलिया शिलालेख है। और साथ ही हर्षनाथ के मंदिर में जो शिलालेख अभिलेख लगा हुआ है वो भी हमें इसके बारे में जानकारी। मैं कभी शिलालेख बोल रहा हूं, कभी अभिलेख बोल रहा हूं। चक्कर क्या है? शिलालेख को अभिलेख बोल सकते हैं, अभिलेख को शिलालेख बोल सकते हैं। याद रखना, शिलालेख कोई भी हो उसे अभिलेख बोल सकते हैं, लेकिन सभी अभिलेखों को क्या नहीं बोला जा सकता? शिलालेख। क्योंकि शिलालेख अभिलेख का क्या होता है? एक प्रकार होता है। मैंने दुर्लभ राज द्वितीय के बारे में एक ही बात बताई है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। एक बात बोल के ही बता रहा हूं, याद रख लेना। इसे दुर्लभ मेरु कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? दुर्लभ मेरु कहा जाता है। क्या मतलब होता है इसका? जिसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन ना करे, जिसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन ना करे ऐसा चौहान शासक, तो वो दुर्लभ राज द्वितीय को कहा जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। अगला जो चौहान शासक रहा दुर्लभ राज द्वितीय के बाद, उसका नाम था गोविंद तृतीय। क्या नाम है उसका? गोविंद तृतीय। 2-3 शासक और बचे हैं सांबर के चौहानों में, क्योंकि चौहानों का जो सही इतिहास शुरू होता है वो अजय राज चौहान से शुरू होगा। चौहानों की स्थापना सांबर में जरूर हुई, लेकिन जो गौरवशाली इतिहास जहां का रहा वो था अजमेर के चौहान। और मैंने कल आपको ये बताया भी था कि काफी बार लगता है सांबर के चौहान ही अजमेर के चौहान थे। नहीं थे, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया था और ऐसा सोचने वाले आंसर गलत करके आ गए थे। क्वेश्चन तो पूछा गया था सबसे प्राचीन चौहान शाखा, सबने क्या की? सांबर ऑप्शन में नहीं था तो अजमेर करके आ गए, लेकिन ऐसा नहीं था। सबसे प्राचीन सांबर ना होने पे नाडोल थी। तो अब बात करें सांबर के चौहान शासकों में गोविंद तृतीय की। सर क्या क्या बात याद रखनी है इसकी? कोई विशेष नहीं है, 2 नाम याद रख लेना। इसे वेरीघट के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? वेरीघट। और इसे शत्रु सहारक कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? शत्रु सहारक कहते हैं। और वेरीघट के नाम से जाना जाता है। बस 2 ही नाम याद रखने हैं, किसके? गोविंद तृतीय के। सर कोई अगला शासक? तो सांबर के चौहानों में गोविंद तृतीय के बाद मैंने कहा सांबर का चौहान वंश ऐसा है वासुदेव तक ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि कुछ एक शासक हैं जिनके बारे में ही ऐतिहासिक बातें हमें, जानकारियां हमें मिलती हैं। इसके बाद एक शासक आया जिसका नाम था वाघपति राज द्वितीय। क्या नाम है उसका? वाघपति राज द्वितीय। वाघपति राज प्रथम के बारे में मैंने बता दिया, और मैंने बताया था वाघपति राज प्रथम को कितने युद्धों का विजेता कहते हैं? 188 युद्धों का विजेता। जब युद्धों के विजेता के बारे में बात आए तो 3 क्वेश्चन एक साथ याद रखना। 188 युद्धों का विजेता वाघपति राज प्रथम को कहते हैं, 52 युद्धों का विजेता मालदेव को कहते हैं, और 100 युद्धों का विजेता तो किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। याद रखना वाघपति राज द्वितीय के बारे में क्या बात याद रखनी है? तो जिस समय सांबर का चौहान शासक वाघपति राज द्वितीय था, उन्हीं दिनों मेवाड़ का राजा अंबा प्रसाद था। सर मेवाड़ का इतिहास बहुत पढ़ा, लेकिन अंबा प्रसाद तो कभी नाम ही नहीं सुना, क्योंकि हमने मेवाड़ का इतिहास पढ़ा तो सिर्फ सिसोदिया पढ़े। गोहिल वंश में एक शासक हुआ था जिसका नाम क्या था? अंबा प्रसाद। और इस वाघपति राज द्वितीय ने क्या किया? इस अंबा प्रसाद को युद्ध भूमि में ही मार डाला था।
युद्ध भूमि में ही मार डाला किसको? मेवाड़ के शासक अंबा प्रसाद को। किस चौहान शासक ने? तो वाघपति राजदित्य ने। सर कोई और विशेष बात इसकी? बिल्कुल एक विशेष बात है। इसी वाघपति राजदित्य का बेटा था लक्ष्मण सिंह चौहान। क्या नाम था उसका? लक्ष्मण सिंह चौहान। सर इसकी क्या बात याद रखनी है? तो लक्ष्मण सिंह चौहान जो था ना, इस लक्ष्मण सिंह चौहान ने नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की थी। नाडोल में चौहान वंश की स्थापना किसने की? हमें याद हो गया, लक्ष्मण सिंह चौहान ने ऐसा किया था। नाडोल में चौहान वंश की स्थापना किसने की? लक्ष्मण सिंह चौहान। किसका बेटा है? वाघपति राजदित्य। वाघपति राजदित्य कहां का शासक? सांबर। पता चल गया नाडोल के चौहान कहां से आए हुए हैं? सांबर से आए हुए हैं। कहां से आए हुए हैं? सांबर से, क्योंकि वाघपति राजदित्य सांबर का शासक, इसी के बेटे लक्ष्मण सिंह चौहान ने नाडोल में क्या किया है? चौहान वंश की स्थापना। मैंने गोविंद तृतीय की 2 ही बातें बताई, मैंने वाघपति राजदित्य की बातें सिर्फ 2 बताई हैं कि मेवाड़ के राजा अंबा प्रसाद को युद्ध भूमि में ही मार डाला और इसी के बेटे लक्ष्मण सिंह चौहान ने नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की थी। सांबर के चौहानों में अंतिम शासक बता रहा हूं, सांबर के चौहानों में अंतिम शासक बता रहा हूं, नाम है पृथ्वीराज प्रथम। हम पृथ्वीराज तृतीय के बारे में ज्यादा जानते हैं, लेकिन एक शासक हुआ है पृथ्वीराज प्रथम, ये सांबर के चौहानों में था। क्या याद रखना है इसे? तो याद रखना जयानक का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? जयानक का ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय। बहुत बार पूछ लिया जाता है पृथ्वीराज विजय किसका ग्रंथ है, तो बताना किसका है? जयानक का। और इसी ग्रंथ में इसको क्या कहा गया है? तुर्क सेना का विजेता कहा गया है। क्या कहा गया है इसे? तुर्क सेना का विजेता कहा जाता है। बस इतनी ही बातें याद रखनी है। इसके अलावा इसने कुछ एक उपाधियां धारण की थी, कोई विशेष नहीं है, क्योंकि ऐसी उपाधियां लगभग चौहान शासकों ने धारण की, जैसे महाराजाधिराज की, परमेश्वर की, परम भट्टारक की। परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराजाधिराज की उपाधियां पृथ्वीराज चौहान प्रथम ने धारण की हैं। जैनक के ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में इसे क्या कहा गया है? तुर्क सेना का विजेता कहा गया है। सांबर के चौहानों में अंतिम 3 शासक लिखे हुए हैं। गोविंद तृतीय, इसे वेरीघटे शत्रु सहारक कहते हैं। वाघपति राजदित्य, इसी के बेटे लक्ष्मण सिंह चौहान ने नाडोल में चौहान वंश की स्थापना। अंबा प्रसाद जो मेवाड़ का राजा, उसे युद्ध भूमि में मार डाला। और पृथ्वीराज चौहान प्रथम जो है, ये इसे क्या कहा जाता है? इसे तुर्क सेना का विजेता कहा जाता है। मैंने 10 से 12 शासक बताए आपको। छोटे छोटे शासक हैं, कम बताए जाते हैं, इसकी ऐतिहासिक बातें भी कम ही मिलती हैं, क्योंकि जैसे ही चौहान वंश पढ़ा जाता है तो सबसे पहले सांबर के चौहानों में वासुदेव का जिक्र किया जाता है और बाद सीधी अजयराज तक लेके छोड़ देते हैं। लेकिन इस अजयराज चौहान और इस वासुदेव चौहान के बीच कितने छोटे शासक हुए जिनसे आजकल के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने 10 से 12 शासकों के बारे में आज इस क्लास में बताया और मैंने आपको सांबर के चौहान वंश के बारे में बता दिया। इससे जो अगली क्लास होगी उस क्लास में अपन अजमेर के चौहानों के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।